हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब फाइबर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करते हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सहायक आचार्य परीक्षा का बेहतरीन तैयारी में लगे होंगे। तो मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप आज की क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो यहां से 4-5 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा में, है ना। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। बस एक काम आप लोग कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के इस क्लास में जुड़ पाए और उनको ये बेनिफिट हो पाए। तो चलिए लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में। आप लोग को पता है कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में मैथ और साइंस से टोटल, है ना, 75 अंक आपको आने, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो किस बात की देरी। जिस तरह से मैं जेएसएस सीजीएल के लिए करीब करीब लगता है 80 या 85 साइंस का प्रैक्टिस सेट करवाया हूं, अगर आप उसको भी देख लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। लेकिन मैं आज से ये निश्चय लिया हूं कि आज से आपको भी स्पेशल, है ना, झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के लिए स्पेशल साइंस में करवाने वाला हूं। हालांकि आप जेएसएस सीजीएल का जो मैं प्लेलिस्ट में बना रखा हूं 80 प्रैक्टिस सेट में जेएसएस सीजीएल का करवाया हूं, अगर आप उसको भी पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाला है। चलिए तो न लेट करेंगे न वेट करेंगे, सीधे लेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जरा सा बढ़िया से मन से देखिएगा और अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी, लेट बिल्कुल नहीं करना है। लिखा है कि पीतल निम्न में से किसकी बनी एक मिश्र धातु है। पीतल में क्या होता है? तो पीतल में होता है तांबा और जस्ता। याद रखिएगा, पीतल किसकी बनी होती है? तांबा और जस्ता का। अब ऑप्शन में देखिए तांबा और जस्ता कहां है। पहला है तांबा और टीन, ये तो बिल्कुल गलत है। तांबा और लोहा, ये पूरा गलत है। तांबा और जस्ता हमें मिल गया, यानी राइट आंसर क्या देनी हमें? हमें राइट आंसर देनी है ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्त, मेरे जोहार साथी, मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं सभी लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अब आंसर देने के लिए मैं आपको बताता हूं आंसर देना है कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तो पहले 1 लिखिएगा, राइट आंसर क्या है? सी। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए इसका पीडीएफ कहां मिलेगा। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास टेलीग्राम है। आपको टेलीग्राम में जाके क्या करना है? सर्च मारना है। क्या सर्च मारना है? @edu5ber ऑनलाइन हब। जैसे ये सर्च मारिएगा ना तो इस प्रकार से एक लोगो दिखाई देगा, है ना। इस लोगो पे क्लिक करिएगा और आप क्या हो जाइएगा, ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहां पर जैसे ही क्लास खत्म होगा तुरंत इसका पीडीएफ हम आपको अपलोड कर देंगे। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं ढेर सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं, है ना। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, आंसर अच्छा लगे, एक्सप्रेशन अच्छा लगे मेरे दोस्तों, तो एक बार क्या कर लेना है? लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि मैं दूसरी प्रैक्टिस सेट, तीसरी प्रैक्टिस सेट करवाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से चला जाए। चलिए तो आइए ये देखिए, इस प्रकार से आपको आंसर लगा हुआ पीडीएफ आपको मिलेगी। अब इसमें रिलेटेड और सारी जानकारी क्या, देखिए पीतल जो होती है ना वो तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु है। पीतल में जो होता है वो 70% तांबा होता है और 30% क्या होता है? जस्ता होता है। पीतल का सिक्का, घंटी, बर्तन आदि क्या करते हैं हम लोग? बनाया जाता है। तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता है? कांसा। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि कांसा किसकी बनी होती है तो आपको बताना है तांबा और टीन की बनी होती है। कांसा में देखो क्या होता है, कांसा में 90% तांबा होता है और 10% टीन होता है। कभी कभी ना एग्जाम में डीप में जाकर पूछ लेते हैं तो कभी कभी ये परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है। आपने सुना होगा रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड बनाने में क्या, देखिए देखिए, तो तांबा कितना है? 90%। एल्युमिनियम कितना है? 10%। उसी तरीके से टाइप मेटल है ना। तो इस तरीका से अगर डिटेल्स जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अगर हमारी क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, सीख पा रहे हैं, तो एक बार मेरे दोस्त सभी दोस्तों को एक बार लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड जरूर कर देना मेरे दोस्तों। तो चलिए अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ठोक दीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात है। लिखा है कि बिरंजन चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर, जब हम लोग बिरंजन चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को जल में क्या कर देते हैं? मिश्रित कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं, है ना। तो कौन सी गैस निष्कासित होता है? तो वहां से कौन सी गैस निष्कासित होती है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है कार्बन मोनो ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन। इनमें से जो गैस निकलेगी जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं? जल के साथ जब मिश्रित करते हैं ना तो इनसे जो निकलने वाली गैस होती है वो होती है हमारा क्लोरीन। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है इसका राइट आंसर है ए। ठीक है ना, राइट आंसर है ए।
तो मैं देखना चाहता हूं कितने मेरे दोस्त हैं, कितने मेरे जोहार साथी हैं जो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर 2 का ए दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए, तो आपको मैं 75 अंक पक्के दिलाऊंगा। जिस तरह से मैथ का आज मैं क्लास लिया और जिस तरह से मैं साइंस का ले रहा हूं ना, उस तरह से मैथ का भी लूंगा, ना लेट करूंगा ना वेट करूंगा। चलिए तो लेते हैं और इससे डिटेल्स जानकारी। इससे डिटेल्स जानकारी में आइए देखते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे विरंजन चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो आंसर देना है क्लोरीन गैस निष्कासित होता है। क्लोरीन गैस का परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन जो है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 17 होती है। इसका द्रव्यमान जो होता है वो 35.453 होता है, ठीक है ना। क्लोरीन एक किस प्रकार की गैस है? तो ये हैलोजन है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन नहीं है, कौन से हैलोजन है, तो याद रखिएगा क्लोरीन हैलोजन ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गंध की गैस होती है। देख लीजिए क्लोरीन किस प्रकार की गैस होती है, यह भी मैं आपको जानकारी में दे रहा हूं। नेक्स्ट, क्लोरीन द्वारा विरंजन उसके ऑक्सीकरण गुण पर आधारित है। कौन सी गुण पर आधारित है? ऑक्सीकरण गुण पर आधारित है। क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। यह भी बड़ी बात है कि जो क्लोरीन गैस है वो चूने के साथ, किसके साथ? चूने के साथ, है ना, प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। तो इतनी सारी जानकारियां अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे क्लास में जुड़ जाइए, है ना। क्वेश्चन एक बताऊंगा लेकिन उससे रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन बता दूंगा। तो सोच लो, मैं अगर क्वेश्चन एक करवाता हूं तो वो 10 क्वेश्चन के बराबर है मेरे दोस्तों। और आज तो मैं टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, यानी करीब करीब मैं 150-200 क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपके जो सहायक आचार्य परीक्षा है इसको बहुत ही बढ़िया से हम लोग क्या कर लेंगे? डील कर लेंगे। और जितने क्वेश्चन साइंस और मैथमेटिक्स का आने वाले हैं सभी यहीं से आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना, क्या बोला? मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है वो क्या है? भिन्न होता है। अगर मौलिक संरचना समान हो और किए जाने वाले कार्य क्या हो? अलग अलग हो, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कि समजात अंग कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं, है ना, जात्यावृत्ति नियम कहते हैं, या जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर जानते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, है ना। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो अगर मौलिक संरचना समान हो और किए जाने वाले कार्य क्या हो? भिन्न हो, तो उसे बोलते हैं समरूप अंग बोलते हैं, है ना। होमोलोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मौलिक संरचना भिन्न हो और किए जाने वाले कार्य क्या हो? समान हो। अगर यहां पर भिन्न होता, अगर क्या होता यहां पर? अगर यहां पर भिन्न होता और यहां पर होता समान, तो ये हो जाते, आपके जानते हो क्या आंसर होता? तब आंसर हो जाता समजात अंग। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर समान है और यहां पर जो कार्य है वो भिन्न है, इसलिए उसमें जो आंसर जो होगा वो क्या होगा? समरूप अंग होंगे। नेक्स्ट, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये देखिए अगला स्लाइड है। चलिए देखते हैं यहां पर और भी क्या डिटेल्स जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना क्या होती है? एक समान होती है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, तो उसे हम लोग समरूप अंग के नाम से जानते हैं। राइट आंसर जो है उसका क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए था। अब देखो क्या है, समजात अंगों की रक्त एवं तंत्रिकीय संरचना भी क्या होता है? समजात होती है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है? माइंड में सेट करके चलना है। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है? क्लास कर लेने के बाद पीडीएफ को हम डाल देंगे ग्रुप में, तो रात में सोते समय क्या करना है? एक बार पीडीएफ को सिलसिलेवार ढंग से पढ़कर सोना, ताकि बहुत सारे चीजें आपको माइंड में वहां से भी आपको सेट हो जाएगा। तो पीडीएफ को जरूर क्या कर लेना, दिए गए टेलीग्राम लिंक जो है, ये चैनल है हमारा, आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है, इस तरह का लोगो आएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना और पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। और आप रात में सोते समय एक बार जरूर से पीडीएफ को पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 4, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन, किसका भाई? अंडा से, यानी कि ओवरी का,
है ना, गैमेट्स यानी कि युग्मक का, रोगाणु कोशिका यानी कि जर्म सेल, या फिर जायगोट का। तो भाई निषेचन के परिणाम स्वरूप किस अंग का निर्माण होता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है ना अंग का निर्माण होता है उसे बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर जायगोट बोलते हैं। तो अगर जितने लोग झारखंड के लोग हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय झारखंड, जोहार झारखंड। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। चलिए, और झारखंड के किन किन जगहों से, किन किन जिलों से आप लोग हमारी इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से आपको बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। चलते लेते हैं पहला जानकारी। लिखा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है, यानी किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है। वृषण एवं अंडाशयों में युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपके लिए यहां पर मैं डिटेल जानकारी लेकर आया हूं, तो इसको जरूर एक बार क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है ना। देखिए क्या है, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है जी? वृषण में शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है उसे शुक्र जनन, तथा अंडाणुओं का अंडाशय में निर्माण क्या कहता है? अंड जनन। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निषेचित अंडाणुओं को युग्मज कहा जाता है, युग्मज कहा जाता है। नर युग्मज एवं मादा युग्मज के आपस में सम्मिलन से युग्मजनन बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में याद करके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहां होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट टेक्स प्लेस इन द डैश ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कहां होता है? कहां होता है ये पूछा गया हमसे। पहला पूछा कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहां होती है जी? तो भाई ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो ग्लूकोज का पाइरुवेट में जो विघटन होता है ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो 5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कमेंट बॉक्स में इसी प्रकार से आपको भी कमेंट करके आंसर जरूर बतानी है। क्लियर है? चलिए यहां देखते हैं। देखिए, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन क्या कहलाती है? कोशिका द्रव कहलाता है। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। कोशिका द्रव एक बहुत गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा क्या होता है? पदार्थ होता है। कोशिका के रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। ये सब पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? लिखा गया है कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है CA3PO4 के हॉल 2 होता है। CA3PO4 के हॉल 2 ये नहीं है, CA3PO4 यहां पर CA3 नहीं है, CA3PO4 के हॉल 2 यस, ये है कैल्शियम फॉस्फेट का क्या? आणविक सूत्र। और आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है क्या? हड्डियां, हमारी दांतें है ना बनी होती है। यही कारण है कि हमारे दांत इतने कठोर होते हैं, है ना। अगर आपसे ये कुछ पूछा जाए कि दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसे हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं, इनेमल किसकी बनी होती है? तो आपको राइट आंसर देना है कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते रहिए, क्लास अच्छा लगे तो लाइक ठोकते रहिए, है ना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैथ साइंस सबका बेहतरीन क्लास मैं आपको देने वाला हूं। नेक्स्ट देखिए यहां पर कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? CA3PO4 के हॉल 2 होता है। क्लियर है? कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग कहां करते हैं? टूथपेस्ट में भी करते हैं, यानी जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं है ना उसमें भी करते हैं। कैल्शियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का होता है CaSO4
है ना 2H2O, ये कैल्शियम सल्फेट का हो गया। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? जिप्सम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? क्यूक के नाम से जानते हैं, क्यूक सिल्वर, है ना, क्यूक के नाम से जानते हैं। तो ये सब डिटेल जानकारी अगर प्राप्त करना है तो पीडीएफ को क्या कर लो, डाउन कर लो, और पीडीएफ यहां पर मिलेगी, यहां पर पीडीएफ मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का क्या है, ग्रुप है, जिसमें आपको पीडीएफ क्लास के जस्ट तुरंत बाद आपको मिल जाएगी, इस तरह से आंसर लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला, जो बनाएगा हम लोग को थोड़ी देर के लिए पगला। कहां? यहां। कैसे? ऐसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है? हमको वो चीज बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है। Which of the following is not a simple permanent tissue? भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं होनी चाहिए। भाई पहला ऑप्शन है जाइलम, है ना, अस्क्लेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लास 10 में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि अस्क्लेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा ये क्या है? परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। लेकिन जाइलम जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, और हमें वही पूछा गया है, इसलिए हम जो है उस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करेंगे? एक करेंगे। तो आपके कमेंट बॉक्स में जो जवाब आनी चाहिए वो आनी चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर ए आनी चाहिए। ये सब जो है ना वो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, लेकिन जाइलम जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। जाइलम का काम होता है कि भाई प्लांट में, यानी कि पेड़ पौधों में जल को क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना, पहुंचाना। उनकी हर एक शाखाओं में, हर एक तनों में भूमि से जल को ऑब्जर्व करके हर एक जगह, हर एक पत्ते में, तनाव में क्या करना, पानी को पहुंचाना। उसी तरह से एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड को पहुंचाना, यानी कि भोजन को, है ना, तनाव में पहुंचाना। चलिए देखिए यहां पे जाइलम एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है। सबसे पहली बात तो यह आ गया, जाइलम एक क्या है भाई? एक तो जटिल उत्तक में आता है। किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में बने उत्तक जटिल अस्थाई उत्तक कहलाता है। देखिए, जटिल अस्थाई उत्तक किसको बोलते हैं? तो भाई समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में बने उत्तक जो होते हैं उसे हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल उत्तक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। जटिल उत्तक दो प्रकार के, एक तो होता है जाइलम, एक दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है? बहिनिकाएं या बहिकाएं जाइलम जंतु तथा जाइलम मृतक होता है। पौधे के जड़, तना, पत्तियों में जाइलम उत्तक पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक भी नाम से जानते हैं। किस उत्तक के नाम से जानते हैं? संवहन उत्तक के नाम से काम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर एक चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो पढ़ाएगा हम लोग सभी को एक बार के लिए छोटा सा पार्ट। कहां पे भाई? तो यहां पे। कैसे? ऐसे। कहां? यहां। देखो क्या है लिखा हुआ, किसी विद्युत परिपथ सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, तो इसे जूल में दर्शाइए। 1 किलोवाट घंटा होती है, 1 किलोवाट घंटा होती है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 लाख जूल होता है। क्या होता है जी? 36 लाख जूल होता है। और 36 लाख जूल को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। अब ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। कहता है Ag प्लस और Cl निगेटिव के संयुक्त होने पर बनने वाला जो यौगिक है वो क्या होंगे? व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन Ag प्लस एंड Cl निगेटिव कॉम्बाइन? क्या बनेगा जी? आर्गन क्लोरेट बनेगा, सिल्वर क्लोरेट बनेगा, आर्गन क्लोराइड बनेगा, या सिल्वर क्लोराइड बनेंगे? तो हम लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, ये क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अगर Ag प्लस और Cl निगेटिव एक साथ कॉम्बाइन होंगे तो उससे बनने वाले जो यौगिक होंगे उसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए इससे रिलेटेड और भी जानकारी जरा सा हम लोग देख ले अगले स्लाइड में।
यहाँ पर देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि Ag प्लस और Cl नेगेटिव के संयुक्त होने पर बनने वाला जो यौगिक है उसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। सिल्वर यानी कि क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, हॉर्न सिल्वर। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख लेना। अगर आप रेगुलर सेट लगाते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आप देख लेंगे कि कोई ना कोई सेट में ये जरूर पूछा जाता है कि हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। उसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिल्वर आयोडाइड, ये तो कितने बार पूछा जा चुका है। सिल्वर डाइड का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो भाई करते हैं हम लोग कृत्रिम वर्षा में। अभी देख लो ना, आर्टिफिशियल रेन हो रहा है कहां? दुबई में। दुबई पूरा डूबने के कगार पे आ गया है। क्यों? क्योंकि वहां वर्षा बहुत कम मात्रा में होती थी, रेगिस्तान बहुत ज्यादा था, लेकिन वहां पर आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई गई है। और रेनिंग इतना मात्रा में करवा हो रहा है कि भाई कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वहां की जितने भी एयरपोर्ट वगैरह थे, जितने भी बड़े बड़े बंदरगाह वगैरह थे, सभी कुछ क्या हो चुके हैं? डूबने के कगार पर आ गए। सिल्वर नाइट्रेट, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। यहां से तो जरूर इसको पढ़ना, इसको जरूर याद करने की कोशिश करना। सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग, सिल्वर का सबसे क्या है? मेन कंपोनेंट है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग लूनर कास्टिक्स के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? बोटिंग इंक में। आप लोग अभी बोट देने जाओगे ना, है ना, 19 तारीख को पहला चरण का क्या था? बोटिंग थी। तो जितने लोग बोट देने गए होंगे उनका या तो ये वाली अंगुली पे या फिर ये वाली अंगुली पे देखिएगा एक निशान लगाया जाता है। तो जो निशान लगाया जाता है उसमें सिल्वर क्या होती है? नाइट्रेट उसमें मिला होता है, सिल्वर नाइट्रेट का मिला होता है। यही कारण है कि उसके दाग बहुत दिनों तक आपकी अंगुलियों पर बनी होती है। तो मेरे दोस्त, मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों की ये स्लाइड तो बिल्कुल आप याद करके जाना, यहां से जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस तरह का आंसर लगा हुआ अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि हमारे टेलीग्राम पे एग्जाम जैसी खत्म होगा, ये जैसी ये क्लास खत्म होगी तुरंत आपको अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? इन चारों ऑप्शनों में से बताना है आपको कि सबसे बड़ा जो परमाणु आकार का परमाणु कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, आपका सल्फर है, आपका सिलिकॉन है और फास्फोरस है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा जो इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो परमाणु है ना, वो किसका है? वो है आपका एल्युमिनियम का। और सबसे छोटा इन चारों में से पूछा जाए तो आपको देना है सल्फर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे बड़ा एल्युमिनियम का, सबसे छोटा किसका? इसमें सल्फर का क्या परमाणु का आकार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे डिटेल जानकारी। देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए यहां पर साफ साफ परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। यह सभी लोग को पता होना चाहिए कि जो परमाणु है यानी कि जो एटम होती है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटी सी इकाई होती है। ठीक है ना। परमाणु का आकार परमाणु के नाभिक के केंद्र और उसके बाहरी खोल यानी कि सेल के बीच की दूरी होती है। क्लियर है ना। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर का एटॉमिक जो नंबर होता है वो क्या है? 13, 14, 15, 16 परमाणु संख्या वाले तृतीय अवधि के क्या है भाई? तत्व है। सारणी में हम लोग टेबल, जो हम लोग का जो टेबल है यानी कि जो सारणी है, उसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटती है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो बाएं से जब दाएं जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या में क्या होती है? तो आपको बताना होगा घटती होगी, है ना। एल्युमिनियम सबसे बड़ा परमाणु है। अगर ये ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें एल्युमिनियम की परमाणु सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और सल्फर का क्या है? सबसे छोटा परमाणु है। क्लियर है। ये सारी बातें मैं आपको लिख दिया हूं। और भी बहुत सारी जानकारी इसमें दिया गया है। एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी यानी एफ जो है ना वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अवतल दर्पण से कितना दूरी पर रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी भी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर पे रखी गई है। ठीक है ना। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यानी कि हमें भी की मान क्या करना है? निकालना है। अच्छा, ये इमेज कैसा प्राप्त करना है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अब बताओ, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस निगेटिव होती है, यू तो हमेशा निगेटिव है ये होता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है
तो भी का भी मान क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। भी का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। आइए बनाते हैं। तो हम लोग को पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। मेरे दोस्त भी का मान तो हमको पता नहीं है, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब यहां से f का मान कितना दिया हुआ, f का मान दिया -20 माइनस 1, u का मान दिया -30। अब 20 और 30 का एलसीएम लगाएंगे तो आएगा कितना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो 1/30 माइनस का हो जाएगा 1/20। 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो आएगा 60, ठीक है ना। तो 30 दूना 60 और 20 तिया 60, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 1/60। अब यहां से 1/v बराबर हो जाएगा 1/60, किसे, माइनस में। तो v बराबर क्या हो जाएंगे, -60 हो जाएंगे। v बराबर क्या हो जाएंगे, -60। ये माइनस क्या बता रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये चीज तो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा, मिरर में यानी कि दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, बहुत ही बेहतरीन में से एक क्वेश्चन है। कहता है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन हो तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या करना है, परमाणु संख्या निकालना है। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या करना है, द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा देना है। तो द्रव्यमान संख्या 298 है, इसमें से हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे तो ये घट के आ जाएगी कितनी, ये घट के आ जाएगी 102। यानी कि परमाणु जो संख्या होगा वो 102 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे जोहार साथी, तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और सहायक आचार्य परीक्षा इस बार क्या कर देंगे हम लोग, पूरी बढ़िया से दे के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हो गया है कि एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का क्या किया, उपभोग किया। यह ऊर्जा जूल में कितना होगा, हम लोग को जूल में बताना है। यानी 320 यूनिट को, है ना, ये यूनिट है, 320 यूनिट को हम लोग कन्वर्ट करना है कि कितना जूल के बराबर होगा। क्लियर है। तो भाई कितने जूल के बराबर होंगे, हम लोग को पता है कि एक यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो भाई इतना यूनिट है, इसको गुना कर दो। तो 320 को गुना कर देना है किससे, 3.6 इंटू 10⁶ से। मेरे दोस्त ये जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 36 दूना 72 के दो हाथ में कितना, 7, 36 दिया 108 और 7 115 है ना। 115 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। भाई इसको जूल में कन्वर्ट करिएगा तो 1152 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होंगे। राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो एक बार लाइक ठोक दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है। बताइए 10 सेकेंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है, यानी कि अगर हम यहां से ऊपर फेंके तो फिर यहां आ जाता है। तो जाने और आने में जो टाइम लगा है, टोटल टाइम दे रखा है कितना, 10 सेकेंड। तो मेरे आपसे मैं पूछना चाहता हूं एक बड़ी बात कि अगर टोटल टाइम 10 सेकेंड है तो इस यहां से यहां पर पहुंचने में, अपनी मैक्सिमम हाइट यहां पर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम के आधा लगेगा, यानी कि 5 सेकेंड लगेगा। ठीक है ना, 5 सेकेंड लगेगा। क्लियर है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फेंके जाने की गति बताइए, वो किस वेलोसिटी के साथ इस तरह से फेंका गया है, ये वेलोसिटी हमको पता लगाना है। तो जब हम फेंकेंगे तो अपनी जब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहां पर v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको निकालना है v बराबर क्या होता है, u प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, g का मान दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ है, u प्लस gt होता है। अब यहां पर बताइए v क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पर v तो 0 हो जाएंगे, u क्या होगा पता नहीं। अच्छा g ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, ऊपर जाने पर g का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यहां पर माइनस हो जाएगा 10। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हो जाएगा भाई 5। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू u माइनस 50। ये 50 इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, इक्वल टू u। तो u का मान निकल गया 50 मीटर पर सेकेंड। यानी जो वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी से फेंका गया था, तो वो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया गया था, ऊपर की ओर फेंका गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि एक ध्वनि तरंग 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 3.5 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, आवृत्ति, और उसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लेमडा, इस तरह से ये कितना दिया हुआ है जी, 0.1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे 700 मीटर की दूरी, कितना मीटर की दूरी, 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस हमें दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 700 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, उस साउंड वेव का क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड, और स्पीड बराबर होता है क्या, स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब बताओ फ्रीक्वेंसी कितना है, 3.5 किलो हर्ट्ज, तो भाई इसको किलो हर्ट्ज है, इसको हम लोग हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 3.5 है, इसको हर्ट्ज में चेंज किया तो 1000 से गुना कर दोगे, और लेमडा का मान है 0.1, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएंगे, अब यहां पर से देखो 1 2, इससे एक पॉइंट खत्म हो गया, इससे एक पॉइंट खत्म हो गया, तो ये हो जाएंगे 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया, है ना। हमको टाइम निकालना है तो क्या करना है, 700 ये दूरी है और स्पीड कितना है 350, भाई काट देंगे तो टाइम निकल कर आ गया 35 दूना 70, यानी कि 2 सेकेंड आ जाएगा। तो 2.0 सेकेंड, 2.0 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आपको ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए ताकि आप आसानी से एग्जाम में क्या कर लोगे, न्यूमेरिकल को बना लोगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और झारखंड में जो सहायक आचार्य परीक्षा होने वाली है उसको बहुत बढ़िया से आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंसने वाले हैं, लेकिन हल्का सा अगर दिमाग लगा दोगे तो नहीं फंसोगे। तो क्या लिखा, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। भाई ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन ना यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपके भी एग्जाम में 1 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो फिर लेट किस बात की, आइए बना देते हैं। कहता मैच द फ्लोइंग विद द करेक्ट आंसर, कार्य दिया हुआ है यानी कि वर्क दिया हुआ है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जी, जूल होता है। तो हम लोग इस एक को किसके साथ मिलाएंगे, 4 के साथ मिलाएंगे, इस एक को किसके साथ मिलाएंगे, 4 के साथ। अब 1 का 4 यहां भी, 1 का 4 यहां भी, 1 का 4 यहां भी, 1 का 4 यहां नहीं, तो भाई ये तो गलत हो गए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहां पर शक्ति लिखा हुआ है, पावर, पावर को हम लोग किस में लिखते हैं, तो पावर को हम लोग लिखते हैं किलोवाट घंटा में, पावर को किस में लिखते हैं, तो पावर को हम लोग लिखते हैं किलोवाट घंटा में, यानी कि हम लोग जो है 3 का राइट आंसर क्या देंगे, है ना, 3 का जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, 3 का यहां पर क्या दे दिया 2, यानी ये भी गलत हो जाएगा। 3 का यहां पर क्या दे दिया 1, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब बताओ 4 ऑप्शन में 3 तो गलत हो चुका है, तो अब इंतजार करोगे नहीं, अब तो सीधे मारोगे 7, नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए शक्ति को हम लोग किलोवाट घंटा में लिख सकते हैं, है ना। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, तो भाई 2 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे। अब बच गए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो आप इस प्रकार से भी इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये 17 है, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, 16, इससे पहले 17। चलिए 17 में देखिए, ये बहुत बढ़िया कहता है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक सामान्य फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र कौन सा है, गलत बताना। देखिए अल्केन का सूत्र दे रखा है कि ये होता है, एल्कीन का सूत्र ये दे रखा है ना, एल्काइन का भी सूत्र दे रखा है, और हमसे अब 4 ऑप्शन दिया है और आपको बताना इसमें से गलत कौन है। तो देखिए एल्काइन है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, ये तो सही है जी, हमसे क्या बताना है, गलत वाला बताना है। अच्छा एल्केन, एल्केन का CnH2n+2, ये तो सही है। एल्काइन CnH2n-2, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी तो सही है। एल्कीन, एल्कीन का क्या है, एल्कीन का है CnH2n+1, CnH2n+3 दे दिया, यही तो गलत है, यही गलत है, और गलत के बारे में ही हमको क्या करना है, बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 का हो जाएगा राइट आंसर क्या हमारा, सी हो जाएगा। तो कमेंट करके आपको आंसर क्या देना है, सी देना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। 18 में क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयोग है, सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि सबसे ज्यादा सुटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट
फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सी एलिमेंट की बात की गई है? ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की गई है। इनके 72 कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं, इनके 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका 72 कोष में अपूर्ण होता है, ठीक है ना। इनके 72 कोष में 3 अपूर्ण होते हैं, नहीं, इनके 72 कोष में 2 अपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। 2 ऑफ देयर आउटर सेल्स आर क्या? इनकम्प्लीट। तो जितने भी संक्रमण जो तत्व होते हैं, यानी कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। लेकिन कितने? 2 आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं, इस बात को याद रखना है। देखिए, अब आइए इससे रिलेटेड भी जरा सा जानकारी देख लेते हैं। संक्रमण तत्वों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन है कि उनके 72 कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं। कितने अपूर्ण होते हैं? 2 अपूर्ण होते हैं। लोहा एक क्या है? संक्रमण धातु है। प्रकृति में लोहा मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है। तांबा एक क्या है? संक्रमण तत्व है। तांबा प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों में ही पाया जाता है। तो ये चीजें आपको माइंड में सेट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 19। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत की पहचान करना है, और गलत की पहचान आप तभी कर पाइएगा जब सही के बारे में आप जानते होंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आइए पहली बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, पहला ऑप्शन ये है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये तो भाई बिल्कुल सही है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये तो पूरा सही है। फेनो है ना, फेनोल्फथलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये भी पूरा सही है। अब बताओ, 4 में से तो 3 हम लोग सही का पता कर लिए, तो जो भाई पहला ऑप्शन यही क्या है? गलत है। तो हमसे पूछा है गलत कौन है, तो गलत क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या दोगे आप? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, आइए देख लेते हैं। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है? न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स वाज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? तो न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव नियम था, इसके जो सबसे लास्ट जो एलिमेंट थे उनका नाम था थोरियम। याद रखना, क्या नाम था? थोरियम। राइट आंसर क्या दोगे? ऑप्शन नंबर ए। अब जल्दी जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि आज की क्लास जो है वो आप लोगों को कैसी लगी, और आपने 20 क्वेश्चनों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन का जवाब अपने मन से दिए हैं और कितने आपने सही कर पाया है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, और मैं अगली क्लास फिर से लूंगा कल, है ना, जिसमें झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा का फिर से मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और आज मैथ का भी बेहतरीन क्लास लेने वाला हूं, तो सभी लोग मैथ की क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। थैंक यू गाइज, बाय बाय। बने रहिएगा डेली, ताकि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा को बहुत ही बढ़िया से क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। लगा देंगे आगे पानी में और बना देंगे मैथ और साइंस को क्वेश्चन को तूफानी में। इस बार मैथ और साइंस में आपका 75 में 75 मैं सही करवाऊंगा, ये करता हूं वादा, क्योंकि अक्सर मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। थैंक यू, बाय बाय।